बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 409 पॉजिटिव साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 22 को स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 22 का नाम है विजडम। विजडम का मतलब आप स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं। विजडम का मतलब होता है देनाई या हिकमत। इस लेसन से मेरी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस लेसन में नबी अकरम खातमुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा सरदार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमामुल हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इमामुल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाद हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जिक्र है। विज़डम से मुतल्लिक़ कुरान में बहुत सी आयात है। एक आयात मैं आप स्टूडेंट्स या व्यूवर्स के सामने पेश कर दूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जिस शख्स को हमने देनाई या हिकमत अता की, बेशक ऐसे शख्स को हमने बहुत बड़ी भलाई अता की। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप स्टूडेंट्स फुली कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ सुनिएगा। इस लेसन में आपको विजडम से जुड़े फैक्ट्स और रिसर्च बताई गई है और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से विजडम ऑफ साइकोलॉजी के बारे में भी बताया गया है। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स से, जिन साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट्स ने या जिन व्यूवर्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन नंबर 22 के विजडम के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताया गया है कि इस लेसन नंबर 22 में सक्सेसफुल एजिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में आप स्टूडेंट्स को समझाना ऑब्जेक्टिव में ये सेट किया गया है। और नंबर 2 पे ऑब्जेक्टिव ये है लेसन नंबर 22 में विजडम को लेकर एजिंग प्रोसेस में हेल्थ के प्रेडिक्टर्स के बारे में आप स्टूडेंट्स को समझाना, विजडम के बारे में आप स्टूडेंट्स को समझाना, विजडम के मुतालिक इस्लाम क्या कहता है इस बारे में आप स्टूडेंट्स को समझाना। व्हाट इज सक्सेसफुल एजिंग? सक्सेसफुल एजिंग क्या है? सक्सेसफुल एजिंग के बारे में मैं कुछ इन द स्टार्टेड आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि सक्सेसफुल एजिंग का लफ्ज़ी मतलब ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना है। और ये जो टर्म है, मतलब जो लफ्ज़ है, रॉबर्ट हैविगर्स ने 1961 में पॉपुलर इस वर्ड को बनाया था। किस तरह से? जब इन्होंने एडिंग लाइफ टू ईयर्स के बारे में पहली दफ़ा द जियोरंटोलॉजिस्ट के इशू में लिखा था। मैक आर्थर फाउंडेशन स्टडी, मैक आर्थर फाउंडेशन स्टडी ने जो स्टडी ऑफ सक्सेस एजिंग के नाम से थी, इन्होंने ये स्टडी 8 साल तक चलाई थी। ओके। और ये जो स्टडी है 1988 से लेकर 1996 तक चली थी। इस स्टडी को जॉन रोफ और इनके एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप ने मुकम्मल किया था। इन्होंने फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ना देखा जो एबिलिटीज़, हेल्थ और वेलबींग से मुतल्लिक थे। अच्छा, इस रिसर्च स्टडी में सैंपल किस टाइप का था? इस रिसर्च स्टडी में जो सैंपल था, हेल्थी अडल्ट वॉलंटियर्स शामिल किए गए थे जिनकी एज 70 से लेकर 79 साल के दरमियान थी। इनमें ना 4030 पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स के पूल में से फिजिकल और कोग्निटिव क्राइटेरिया के ज़रिए सेलेक्ट किया गया था। अब इस रिसर्च स्टडी में प्रोसेस किया था, इन हाई फंक्शनिंग अडल्ट्स में 90 मिनट्स का ना पर्सनल इंटरव्यूज जो था वो दिया और फिर एवरेज 7 साल तक इनको फॉलो अप भी किया गया था। इस दौरान वो ये जो लोग थे, जो पार्टिसिपेंट थे, पीरियडिक इंटरव्यूज में भी हिस्सा लेते रहे थे। अच्छा, ये मैक आर्थर फाउंडेशन स्टडी के नताइज क्या निकले? मैक आर्थर स्टडी ने ये वाजिया किया कि सक्सेसफुल एजिंग के ना 3 बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे डिजीज़ से बचना। अब डिजीज़ से बचना इंसान की एक एक्वायर्ड
जो अल्लाह ताला ने दी है कि किस तरह से इंसान अपने आप को बीमारियों से, बेहयाई, बुरे कामों से बचा सकता है, उसके मुताबिक इंसान जितना कोशिश करे वो अपने आप को बचाए, वरना तो बीमारी इंसान को आती रहती है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जब भी इंसान, मतलब कि जब भी मेरा बंदा बीमार होता है तो कौन शफा देने वाला है? मेरा अल्लाह देने वाला है, जो नूरुस समावाती वल अर्ज है। ओके। डिजीज से बचना, नंबर टू पे जो कंपोनेंट है वो ये कि ज़िंदगी से एंगेज रहना, मतलब आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हिस्सा लेते रहें, एक्टिविटी में शामिल होते रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान कुर्बान कर दूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि 5 वक्त का जो है वो नमाज जो है वो हमें ज़िंदगी से एंगेज रहने में वक़्फ़ रखती है। फिजिकल और अ, तीसरा जो कंपोनेंट है वो है फिजिकल और कोग्निटिव फंक्शनिंग को बरकरार रखना। अब कोग्निटिव और फिजिकल दोनों सेपरेट हैं, क्योंकि फिजिकल अगर आप स्पोर्ट करते हैं तो उसमें आप फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा इनपुट करते हैं। अगर आप चेस खेलते हैं या मैथ को इस्तेमाल करते हैं या बुक्स रीडिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोग्निटिव फंक्शनिंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो ये एक सेपरेट कंक्लूड होगा। लेकिन आप कोशिश करें कि दोनों फिजिकल और कोग्निटिव को मर्ज करके कोई एक ऐसी एक्टिविटी देखें जिसमें आप ये दोनों फिजिकल और कोग्निटिव फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सके। अच्छा, ये जो है तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल एजिंग की अलामत है। स्पोर्ट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल एजिंग, सक्सेसफुल एजिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं या किस टाइप की स्पोर्ट की ज़रूरत होती है? सक्सेसफुल एजिंग के लिए ना सोशल स्पोर्ट बहुत अहम है। और ये स्पोर्ट तब ज़्यादा अच्छी साबित होती है जब स्पोर्ट देने और लेने में ना बैलेंस हो, यानी म्यूचुअल स्पोर्ट हो। दो तरह की स्पोर्ट होती है। अगर म्यूचुअल स्पोर्ट की बात की जाए तो दो तरह की स्पोर्ट होगी। नंबर वन पे सोशल इमोशनल स्पोर्ट है। इसका मतलब है प्यार और मोहब्बत, यानी दिल से लगाव और केयर दिखाना। नंबर टू पे जो स्पोर्ट का नाम है उस इस इंस्ट्रूमेंटल स्पोर्ट है। इससे मुराद है ज़रूरत पड़ने पर मदद देना, जैसे कि फिजिकल या प्रैक्टिकल असिस्टेंस के तौर पर। ओके। अगर आप किसी से पैसे मांगते हैं, वो आपको पैसे दे देता है, तो उस शख्स की तरफ से आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट है। ओके। सोशल इमोशनल सपोर्ट आमतौर पर आपको पेरेंट्स से मिलती है या फिर आपके फ्रेंड से मिल जाती है। किस सूरत में? कि जब अगर कोई सैड वाली सिचुएशंस होती हैं तो वो आपको दिलासा देते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको हंसाते हैं। तो ये एक किस्म की सोशो इमोशनल सपोर्ट होगी। ओके। इसमें पेरेंट्स भी शामिल है, सिबलिंग्स भी शामिल है, कजन्स भी शामिल है, फ्रेंड्स भी शामिल है। ओके। मामा, चाचा, ताया वगैरह भी शामिल है अगर वो उनका बिहेवियर, या फूफो भी शामिल है अगर उनका बिहेवियर अच्छा है आपके साथ, तो ये सोशल इमोशनल सपोर्ट वो आपको दे रहे हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब मज़ीद तफसील इसमें कुछ इस तरह से दी गई है मैक आर्थर की स्टडी को लेकर के। मैक आर्थर स्टडी का डाटा ये भी बताता है कि वक्त के साथ ना सोशल सपोर्ट बढ़ती है। जितनी ज़्यादा सोशल टाइज, मतलब रिश्तों का नेटवर्क होगा ना, इनमें फंक्शनिंग में कमी कम होगी। ओके। तो ये जो है ना मैकार्थर की रिसर्च स्टडी, जो कि 8 साल टिकट 1996 से लेकर, आई थिंक ये 1988 से लेकर 1996 तक ये रिसर्च स्टडी चली थी। ओके। और मज़ीद जैसे कि इसमें ना जेंडर के असरात के बारे में भी बताया गया है। तो हर शख्स पर ना सोशल टाइज के ना पॉजिटिव असर अलग होते हैं, और ये इनके ना जेंडर और इनकी शुरुआती फिजिकल कैपेबिलिटीज़ पर भी डिपेंड करता है। अगर मैरिड पार्टिसिपेंट्स के बात की जाए तो इस रिसर्च स्टडी में मैरिड पार्टिसिपेंट्स का डाटा क्या बताता है? तो स्टडी के 439 शादीशुदा पार्टिसिपेंट्स में ये देखा गया कि मर्दों को ना इनकी इमोशनल सपोर्ट ज़्यादातर ना इनके स्पाउसेस से मिलती है, जबकि औरतों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों से मिलती है। अच्छा, ये सब कुछ जो आपको सिग्निफिकेंस मिल रहे हैं ना, ये आपको मैक आर्थर फाउंडेशन स्टडी के सिग्निफिकेंस आपको मिल रहे हैं कि मर्दों को जो है वो सोशल सपोर्ट स्पाउसेस से मिलते हैं, और औरतों को जो है वो सपोर्ट जो है इमोशनल दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों से मिलती है। ओके। मर्दों को इमोशनल सपोर्ट स्पाउसेस से और औरतों को इमोशनल सपोर्ट दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों से मिलती है। अच्छा, इस रिसर्च स्टडी में ना एक
प्रोडक्टिव एक्टिविटी लेट अडल्टहुड के बारे में भी बताया गया है, एक रिसर्च स्टडी है। और ये जो रिसर्च स्टडी है प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन लेट अडल्टहुड, ये ग्लास एट अल ने 1995 में की थी। ओके, ये सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है, रिगार्डिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन लेट अडल्टहुड, ग्रास एट आल 1995। इस रिसर्च स्टडी के बारे में बात की जाए तो इस रिसर्च स्टडी में 1770 मतलब के 70 साल से लेकर 79 मतलब 80 साल के हाईली फंक्शनिंग ग्रुप और 162 मॉडरेट टू लो फंक्शनिंग ग्रुप पर ना स्टडी की थी। इन्होंने अपनी रिसर्च स्टडी में ये देखा कि हाई फंक्शनिंग ग्रुप ज़्यादा प्रोडक्टिव था। ओके, इसमें ना कुछ अहम नुक्ते हैं इनकी रिसर्च स्टडी में। नंबर 1 पे प्रोडक्टिविटी में कमी ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन्स और स्ट्रोक के साथ जुड़ी हुई थी। नंबर 2 पे वो चीज़ें जो एज, शादी और कुछ स्किल्स में मिस्ट्री से जुड़ी होती है ना, वो डिक्लाइन से बचाव में मदद भी करती है। और एक और रिसर्च स्टडी विलियमसन 2002 की रिसर्च स्टडी भी बताई गई है। इनकी रिसर्च स्टडी में यह हुआ था कि इनके मुताबिक लगातार फिजिकल एक्टिविटी रखना ओवरऑल वेलबींग को बेहतर बनाए रखता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी में रुकावट आए तो ना ओवरऑल फंक्शनिंग में डिक्लाइन हो सकता है। लाइफस्टाइल प्रिडिक्टिव ऑफ सक्सेसफुल एजिंग, वायलेंट ने 2002 में ये रिसर्च स्टडी की थी लाइफस्टाइल प्रिडिक्टिव ऑफ सक्सेसफुल एजिंग को लेकर। तो वायलेंट ने 2002 में ये तस्लीम किया कि सिर्फ शख्स की अपनी एवोल्यूशन से सक्सेसफुल एजिंग को डिफाइन करना इतना मजबूत तरीका नहीं है। इन्होंने अपनी स्टडी के लिए इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन के निज़ाम यूज़ किए जो फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को दिखाते हैं। स्टडी के हवाले से ना क्या सैंपल थे इसमें, तो ओरिजिनल जो सैंपल था इनकी वायलेंट की 2002 की रिसर्च स्टडी में जो सैंपल था, ओरिजिनल जो सैंपल था 256 कॉकशंस सोशली एडवांटेज्ड पार्टिसिपेंट्स पर मुश्तमिल था। ओके, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डीन्स ने लेट 1930 में ना सिलेक्ट किया था, क्योंकि ना इन्हें हर तरफ से ना साउंड जो था वो मजबूत समझा जा रहा था। इन पार्टिसिपेंट्स को ना पिछले 80 साल से फिजिकल एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यूज़ और सर्विस के ज़रिए स्टडी किया जा रहा था। और इनमें से 80 से ज़्यादा जो लोग थे वो अपनी 80वीं मतलब कि 80 बर्थडे में ही वफात पा चुके थे, जबकि इनके जो कंटेम्परेरीज में से सिर्फ 30% ही लोग ज़िंदा थे। कंटेम्परेरीज से मुराद यह है कि जो इनके अल्टरनेट थे या जो इनके साथ पार्टिसिपेट थे, उनमें से सिर्फ जो डाटा जो निकला सिर्फ 30% लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का जो डाटा था वो कंक्लूड हुआ था। लाइफस्टाइल प्रिडिक्टिव जो हेल्थी एजिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, इनकी रिसर्च स्टडी के मुताबिक वायलेंट 2002 की रिसर्च स्टडी के मुताबिक लाइफस्टाइल प्रिडिक्टर्स जो हेल्थी एजिंग के लिए अहम होते हैं, इनमें नंबर 1 पे स्मोकिंग नहीं करना या जवानी में छोड़ देना। नंबर 2 पे एडेप्टिव कोपिंग और मेच्योर डिफेंसिव या डिफेंसेस का ना इस्तेमाल करना। नंबर 3 पे अल्कोहल का अब्यूज़ ना करना। नंबर 4 पे हेल्थी वेट मेंटेन रखना। नंबर 5 पे स्टेबल मैरिज और नंबर 6 पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना। नंबर 7 पे तालीम हासिल करना। अच्छा, ये जो सिग्निफिकेंस या इफेक्ट्स जो मालूम हुए हैं कि वायलेंट की 2002 की रिसर्च स्टडी के मुताबिक मालूम हुए हैं, जो कि लाइफ प्रिडिक्टर्स हैं हेल्थी एजिंग के लिए बहुत अहम है। ओके, तो प्रिडिक्टर्स ऑफ हेल्थ क्या होते हैं? ओके, प्रिडिक्टर्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात की जाए तो स्पेक्ट्रम इंडिकेटर्स इसमें बताए गए हैं। ये वो वेरिएबल्स हैं जो लोगों को ना हेल्थ स्पेक्ट्रम के दोनों एक्सट्रीम पर डिवाइड करते हैं। और मतलब नंबर 1 पे जो है वो ग्रुप है हैप्पी वेल ग्रुप है, मतलब खुश और तंदुरुस्त लोग। 62 लोग जो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी सेहतमंद हैं, यानी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली तौर पर भी इनकी ना हेल्थ अच्छी थी। ओके, और नंबर 2 पे सैड सिक ग्रुप, उदासी और बीमारी के शिकार लोग। 40 लोग जो 3 डायमेंशंस मेंटल हेल्थ, सोशल सपोर्ट या लाइफ सेटिस्फेक्शन में
में से कम एक एक में अनहैप्पी था। मतलब कि जो 40 लोग थे, 3 डायमेंशंस में जी रहे थे, मेंटल हेल्थ, सोशल सपोर्ट या लाइफ सेटिस्फेक्शन में। इनमें कम से कम एक जो पर्सन था वो अनहैप्पी था। ओके। सबसे मजबूत प्रेडिक्टर क्या था? अगर कोई शख्स मेच्योर साइकोलॉजिकल कोपिंग स्टाइल जैसे कि अल्ट्रुइज्म यानी दूसरों की मदद करना और ह्यूमर यानी कि मज़ेदार मजाज रखना अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, तो ये ना सबसे बड़ा इंडिकेटर्स है कि वो हैप्पी वेलबींग का हिस्सा होगा, ना कि सैड सिक ग्रुप का। सक्सेसफुल एजिंग मतलब कामयाब उम्र रसीदा जो लोग होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो डैनर एट आल ने ना 2001 में 20 सेंचुरी की शुरुआत में ही 180 कैथोलिक नन्स मतलब कि राहिबान का जो है वो ऑटोबायोग्राफी जो थी जिंदगी के जो इन लेकर ना इनकी मुताला किया था, इनकी ऑटोबायोग्राफी को मुताला किया था। इन्होंने देखा कि जिन नन्स ने पॉजिटिव इमोशंस अच्छे से यूज़ किए हैं, जैसे कि ज़्यादातर ये सोचना, खुशी का इजहार करना, पॉजिटिव सोचना, खुशी का इजहार करना, इन्होंने देखा कि इनकी ना 60 साल बाद भी ना ज़्यादा उम्र तक ज़िंदा ये थी। और नतीजा क्या निकला इनकी रिसर्च स्टडी का या ऑटोबायोग्राफी का? तो जो नॉन्स अपनी कहानियों में खुशी का इजहार ज़्यादा करती थी वो 70 से 80 साल की उम्र तक ज़्यादा जिंदा रहने का इम्कान रखती थी। और ये साबित करता है कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव इमोशन सक्सेसफुल एजिंग का हिस्सा है। ओके। पर्सनल मिनी एक्सपेरिमेंट मतलब छोटी छोटे तजर्बे आपको दिए गए हैं जो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 पे है टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मेंटरशिप मतलब अपनी मेंटरशिप की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना। रिजिलियंस रिसर्च ये कहती है कि अगर किसी बच्चे या नौजवान का एक कैरिंग अडल्ट के साथ गर्मजोशी और सपोर्ट रिश्ता हो तो ये ना इसके पर्सनालिटी और ज़िंदगी पे ना बहुत अच्छा असर डालता है। और नंबर 2 पे कि आप अपनी ना मेंटरशिप रहनुमाई को ना कम्युनिटी बेस्ड मेंटोरिंग प्रोग्राम जैसे कि किसी की मदद या रहनुमाई के ग्रुप के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं। बुलेट अ स्ट्रॉन्ग अच्छा, इसमें आपको है ना एक बुलेट अ स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल बताया गया है। एक दूसरा जो है वो मिनी एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करना है कि आपका ना सोशल नेटवर्क कितना मजबूत है इसको समझने के लिए एक पेपर में ना एक पेपर लें और 4 सर्कल आपको बनाने हैं। अच्छा, पहला जो सर्कल होगा इसमें आपने लिखने हैं बीच में ना एक सर्कल में आपने अपने आप को लिखना है। मतलब कि ये बीच वाला जो सर्कल है ये मैं हूँ। फिर आपने लिखना है उसके सर्कल के साइड में कि उन लोगों का नाम लिखना है जिनमें आप अपना वक़्त और टैलेंट जो है वो दे लगाते हैं। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फियांसी लगा लें या फिर हस्बैंड लगा लें या फिर चाइल्ड्स लगा लें या फिर कोई भी पर्सन हो। ओके, उन पर्सन्स के नाम लिखने हैं। और फिर क्या करना है कि जो जितने करीब है ना उनके नाम मिडल सर्कल के करीब करीब आपने लिखने हैं। ओके। सोचिए कि कैसे आप अपने करीबी लोगों को मेंटेन कर सकते हैं और दूर के लोगों को अपने करीब ला सकते हैं। फिर क्या करना है कि जब कुछ तरीका समझ आए तो कम से कम ना एक एक्शन लें और किसी अपने करीबी शख्स के लिए ना वक़्त या टैलेंट को तोहफ़तन पेश कर दें। ओके। कलेक्ट स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल एजिंग। सक्सेसफुल एजिंग की कहानियाँ जमा करें। किस तरह से जमा कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी ये जमा करता था लेकिन मेरा अंदाज़ इससे थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि मैं जब चिमची या बस में सफ़र करता था तो मुझे बुज़ुर्ग हजरात मिलते थे, तो मैं उनसे क्वेश्चंस जस्ट कैजुअली उनसे यही पूछ लेता था कि आपकी ज़िंदगी का तजर्बा क्या है। क्योंकि किताबों से लिखी बातें वो नहीं मालूम होती जो ज़िंदगी के तजुर्बात से कहा देते हैं। तो इसलिए आप अपने मामा चाचा ताया जो बरगज़ीदा बंदे हैं इनका एहतराम किया करें। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो कुछ सीखा होता है वो जो इंसान किताबी या टेक्नोलॉजी से नहीं सीख सकता। ओके। कलेक्ट स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल एजिंग का बारे में मैं बता रहा था। तो ये ओवरऑल ना ये भी एक मिनी एक्सपेरिमेंट है। आपने क्या करना है, आपने रोज़ाना 60 साल के लोगों से ना मिलना है
और इनमें से कुछ बहुत एनर्जेटिक और खुश होते हैं, आमने इन लोगों को वेलकम करना है। और शायद वो ना वायलेंट वायलेंट के हैप्पी वेल ग्रुप का हिस्सा भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था बीच ऊपर। और हमने क्या करना है कि हमने जस्ट 5 ऐसे लोगों से मुलाकात करनी है। इनसे छोटा सा ना इंटरव्यू भी इनका लेना है मुलाकात के दौरान या मुलाकात के वक़्त। फिर हमने इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। नंबर 1 पे कि आप अपनी कैरियर या रिटायरमेंट को कितना एंजॉय करें। नंबर 2 पे आप अपनी ना आखिरी छुट्टी कैसे गुजारें। नंबर 3 पे 50 साल की उम्र के बाद आपके लिए कौन सी पर्सनल रिलेशनशिप सबसे अहम रही है, और सबसे अहम रिश्ता कौन सा है। उन जुतियां ना खा लेना कोई पता नहीं वाइफ वुइफ हो पास तो फिर कहे कि ये जवाब अब वाइफ के सामने दूँ तो ये अच्छा खैर। अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर पे है कि यही जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि 50 साल की उम्र के बाद आपके लिए कौन सा पर्सनल रिलेशनशिप सबसे अहम रहा है, सबसे अहम रिश्ता कौन सा है। अच्छा इन इन जवाबात को ना लिखें और एनालिसिस करें। एनालिसिस करके ना आप ये हमने करना है कि आपकी ना कम्युनिटी में सक्सेसफुल एजिंग के क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ओके, ये हमने ट्रेंड्स मालूम करना है आपकी मौजूदा जो दौर में या इर्द गिर्द लोगों में सक्सेसफुल एजिंग का जो ट्रेंड है वो किस टाइप का चल रहा है। ओके, विजडम को लेकर कुछ दुआ और हिकमत की बात भी की गई है। तो इसमें जो लास्ट वाला ये जो जुमला है ना, ये अक्सर रिहैबिलिटेशन सेंटर में ना पढ़ाया जाता है। और मतलब कि एंड पे जब सेशन एंड होता है थेरेपी का या ग्रुप सेशन का या फिर ग्रुप एक्टिविटी का, तो अक्सर ये दुआ जो होती है ना वो एट द लास्ट ऑफ द एंड सेशन ये दुआ करवाई जाती है। इस दुआ को पढ़ लेते हैं और ये दुआ को याद रखना भी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी दुआ है। इसमें आपको इस दुआ का इंग्लिश में कुछ इस तरह से आपको बताया गया कि गॉड ग्रांट मी द serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the differences। और ये रिहर्ल्ड नेबर ने ये दुआ जो थी वो लिखी थी। इस दुआ का मतलब ये है कि अल्लाह मुझे सुकून दे ताकि ताकि जो चीज़ें मैं नहीं बदल सकता इन्हें मैं कबूल कर सकूं, और मुझे हिम्मत दे ताकि जो चीज़ें मैं बदल सकता हूँ इन्हें मैं बदल दूं, और और अक्ले सलीम अता कर ताकि मैं फ़र्क समझ सकूं। ओके, तो ये इस दुआ का मतलब ये है। विजडम और करेज क्या है, मतलब कि विजडम और करेज को लेकर डिफरेंसेस आप स्टूडेंट्स को इसमें बताएंगे हैं। विजडम और करेज मतलब विजडम का मतलब हिकमत होता है और करेज का मतलब हिम्मत होता है। तो कुछ फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस मतलब इल्म और दीन के जो कायल हैं या दीन पर अमल करने वाले हैं या दीन के जो कायदीन हैं, वो ये समझाते हैं कि विजडम हिकमत और कुरैज हिम्मत कुरैज मतलब हिम्मत चार कार्डिनल वर्चूज में से दो हैं। बाकी जो दो हैं वो जस्टिस और टेम्परेंस से हैं। और ये प्राइमरी वर्चूज़ हैं, मतलब बुनियादी खसूसियात ट्रेडिशनली इस ऑर्डर में ना रैंक्ड है। नंबर 1 पे जो है वो रैंक है प्रूडेंस मतलब हिकमत है। नंबर 2 पे जस्टिस मतलब इंसाफ है। नंबर 3 पे फोर्टिट्यूड मतलब हिम्मत है सॉरी। और नंबर 4 पे टेम्परेंस मतलब तवक्कुफ है। ओके, ये वर्चूज़ ना सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स मतलब फ़र्क के कामयाबी को अडेप्ट करने में मदद करती है, बल्कि ना कम्युनल और सोशल एथिकल पर्सपेक्टिव से सोसाइटी और एथिक्स के ज़रिए एथिक्स के नज़रिए से भी ये ना इंसान को ना अच्छा इंसान बनाने की तरफ गाइड भी करती है। इन वर्चुअस को ना अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना पर्सनल डेवलपमेंट मतलब फ़र्द की जो तरबियत को ना आसान बनाती है, हर फ़र्द की तरबियत को आसान बनाती है। और इन वर्चुअस को ना अपनी ज़िंदगी में अपनाने से हम दूसरों को भी ना ग्रो करने का मौका भी देते हैं। कुरज हिम्मत भी मतलब कि कुरज हिम्मत भी ना ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावट को ना दूर करने में मदद भी करती है, और जो दूसरी विचेस को ना प्रैक्टिस करने में मुश्किलात डालती है। दोनों विजडम्स और कुरज मतलब ह्यूमन चॉइसेस
मतलब इंसान के फैसले को इन्फ्लुएंस करती है और इंसान के पर्सनल फंक्शनिंग और कम्युनल कम्युनल गुड सोसाइटी की बेहतरी को ना इन्हेंस करती है। विजडम और करेज के बीच कुछ जो फ़र्क है वो एट द लास्ट आपको इस वाले पैराग्राफ में बताए गए हैं ओवरऑल। तो विजडम और करेज के दरमियान जो फ़र्क है वो कुछ इस तरह से है कि विजडम और करेज को ना अक्सर एक साथ स्टडी किया जाता है, लेकिन ना कभी कभी इनके बीच का फ़र्क जो है वो समझना मुश्किल होता है। द विज़र्ड ऑफ ओज की बात की जाए तो द विज़र्ड ऑफ ओज मूवी का ना एक फेमस डायलॉग ये कन्फ्यूजन दिखाता है कि जब विज़र्ड क्राउडली लाइन से कहता है आप अपनी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग के शिकार हैं। आप ये समझते हैं कि अगर आप खौफ से भाग जाते हैं तो आप में हिम्मत नहीं है, आप हिम्मत को हिकमत के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके, आगे व्हाट इज विजडम, विजडम क्या है? बाल्टेस एंड कंजमन ने 2003 में डेफिनेशन दी थी विजडम को की। इनकी डेफिनेशन के मुताबिक विजडम वो एक्सपर्ट नॉलेज और जजमेंट है जो ज़िंदगी के मुश्किल और अनसर्टेन सवालों का जवाब देती है। क्रैमर ने 2002 में डेफिनेशन दी थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। इनके मुताबिक विजडम एक ना ऐसी पर्सनल एट्रीब्यूट्स का कम्बिनेशन है जो कोग्निटिव मतलब सोचने की सलाहियत, अफेक्टिव मतलब इमोशंस और बिहेवियरल मेच्योरिटी अपनी ज़िंदगी में ना होनी चाहिए, इसको जाहिर करती है। जो इंसान को ना ज़्यादा सेंसिटिव, ब्रॉड माइंडेड और इंसानियत का ख्याल रखने वाला भी बनाती है। सिंपल मायने में व्हाट विजडम मीन्स, सिंपल मायने में इन चार लाइनों में आपको विजडम का मतलब बता दिया गया। ये विजडम की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आप जो भी डेफिनेशन याद रखना चाहें कर लें, क्योंकि घुमा फिरा के आपसे विजडम के बारे में 2-3 एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ जो है ना वो ये लाजमी पूछा जाएगा इस विजडम को लेकर। विजडम का मतलब होता क्या है? नंबर वन पे विजडम का मतलब है जो आप जानते हैं उसे जानना। नंबर टू पे जो आप नहीं जानते उसे जानना। नंबर थ्री पे जो आप किसी वक्त और जगह पे जान सकते हैं उसे जानना। और लास्ट में नंबर फोर पे जो आप किसी वक्त और जगह पे नहीं जान सकते उसे जानना। विजडम एंड इस्लाम। ओके, तो हिकमत का इस्लाम में जो मजमून है वो किस तरह से है? अल कुरान और सईंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामिक लाज, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस, रवायत का सक्सेसफुल सोर्स ये है कि टाइमलेस विजडम्स मतलब कि दवामी हिकमत प्रोवाइड करती है जो कम्युनिटी की तरबियत को बरकरार रखती है। अल्लाह की तरफ से दिए गए वैल्यूज़ में जस्टिस मतलब अदल, बेनिवोलेंस मतलब एहसान, कंपैशंस मतलब के रहम और विजडम मतलब हिकमत या हिकाम शामिल है। ओके, और अल कुरान हिकमत विजडम पे ज़्यादा जोर देता है क्योंकि ना ये रीज़न मतलब अकल और कंपैशन मतलब रहम का सिंथेसिस है। यानी ये दोनों ना चीज़ें इकट्ठा होकर ना अच्छी लाइफ की तरफ रास्ता दिखाती हैं। और इन द स्टार्टेड जैसे कि मैंने कुरान की एक आयत आपको बताई थी कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है बेशक हमने जिसको दिनाई अता की मतलब हिकमत या हिकमा अता की, बेशक हमने ऐसे शख्स को बहुत बड़ी भलाई अता की। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी हिकमत या हिकमा से नवाजे और अल्लाह ताला मुझे भी नवाजे, क्योंकि जो हिकमा है या दनाई है या हिकमत है ये अल्लाह ताला किसी किसी को अता करता है, हर एक शख्स को नहीं अता करता। ओके, अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि अल्लाह का एक नाम हाकिम है जो कि ना वाइज मतलब हिकमत वाले का मतलब है। अगर इंसान हिकमत से काम ले तो दुनिया में ना कोई भी दर्द या तकलीफ नहीं होती है इंसान को। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल इंसान का ना इंटेलेक्चुअल पावर मतलब सोचने की ताकत ज़्यादातर इंसान को ना दर्द
को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है इंसान, ना कि उसे कम करने के लिए। साइंस और टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस या इन्वेंशंस ने ना वायलेंस मतलब कि तशद्दुद को ना बढ़ाने की ताकत बरकरार रखी है या बढ़ा दी है। और दुनिया के ताकतवर मुल्क इस ताकत को ना दूसरों को दबाने और एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड पे लास्ट में ये जो आपको हाईलाइट किया हुआ पॉइंट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको शो हो रहा है, ये बताया गया। तो इसमें नबी अकरम खातमुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा सरदार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ने सबसे बेहतर चीज़ रीजंस मतलब अक्ल को बनाया है, और इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ओके, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अक्ल से नवाजे, और जो भी वीडियो वाच करें अल्लाह ताला आपको भी अक्ल से मालामाल करें, दीन से मालामाल करें। आमीन आमीन तुम आमीन। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा एज द वाइज मोस्ट वाइज, ओके, एज द मोस्ट वाइज, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एज द मोस्ट वाइज। अच्छा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा की हिकमत के बारे में इसमें बताया गया है। तो मौला अली के बारे में कुछ इस तरह से इनकी हिकमत के बारे में बताया गया कि इस्लाम के ये मौला अली फोर्थ खलीफा, चौथे नंबर पे खलीफा है अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को हिकमत का मलका या मालिक भी समझा जाता है। इन्होंने अपने बेटे इमामुल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा कि बेटा मुझसे चार चीज़ें सीखो। अच्छा, इसमें ना तीन चीज़ें बताई गई हैं, और जो फोर्थ नंबर पे जो चीज़ है ना वो नहीं डिस्कस की गई इस हैंडआउट्स में, ये मिस्टेक है। लेकिन जो कुछ है इस मटेरियल को सामने रखते ही मैं आपको बता देता हूँ। और वो फोर्थ नंबर की जो चीज़ है वो भी मेरे इल्म में नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको बता देता। जैसे कि इमाम जैसे कि इमामुल हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कह रहे थे कि मुझसे बेटे चार चीज़ें सीखो, और इन चार चीज़ों के ज़रिए ना आप चार और चीज़ें सीख लोगे। अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे तो आप कभी भी ना नुकसान नहीं उठाओगे बेटा। तो नंबर वन पे सबसे बड़ा माल हिकमत है, मतलब विजडम है। और नंबर टू पे सबसे बड़ा फ़कीर गरीबी मतलब कि स्टूपिडिटी है। और नंबर थ्री पे हर काम में मॉडरेशंस मतलब कि मियार सबसे बेहतर है। ओके, और आई थिंक जो नंबर फोर पे है वो है सबसे बुरी चीज़ माल है। ये शायद आई थिंक नंबर फोर पे है। तो इसमें तो जिक्र नहीं है, तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि नबी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने इमामुल हसन को ये भी कहा था कि सबसे बुरा जो चीज़ है वो माल है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा से यही कहते थे कि दुनिया में सबसे बदतरीन चीज़ जो है वो माल है, कि इंसान अपने माल को बस जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, यहाँ तक कि मौत उस पे वाक़या हो जाती है। तो आई थिंक ये भी एक फोर्थ नंबर पे शायद बात हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ओके, तो ये था लेसन नंबर 22। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। और कोई लफ्ज़, कोई जुमला, कोई सेंटेंस अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो आप स्टूडेंट्स से कमेंट्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपकी पूरी पूरी रहनुमाई कर दी जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।